एक ऐसी टीम जिनके पास क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन, जैक कैलिस और विराट कोहली रहे हों। And the magnificent 100 of the highest quality for the king. आरसीबी एक लौती ऐसी टीम है जिनके पास एक ही सीजन के अंदर विराट कोहली, केएल राहुल, शेन वॉटसन, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे महारथी थे। हालत तो ये थी कि कहा जाता था कि पूरी दुनिया की आप किसी भी बैट्समैन को मिलाकर एक टीम बना लो और उसको आरसीबी के सामने खिला दो, पर आरसीबी के बैट्समैन उनसे अच्छे ही होंगे। ये टीम नहीं है, बीस्ट थी, क्योंकि दुनिया के कोई भी महान बैट्समैन ऐसे नहीं हुए जो आरसीबी का हिस्सा ना रहे हो। लेकिन ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या थी इनकी एक्चुअल जर्नी, आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। हाउ आरसीबी बिकम द फैक्ट्री ऑफ बैट्समैन। देखिए, कहानी की शुरुआत 2008 में होती है, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था। बेंगलोर नाम की एक नई टीम बनाई गई थी और इस टीम के कप्तान बनाए गए राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ के साथ इन्होंने मार्क बाउंसर, शिव नारायण चंद्रपॉल, वसीम जाफर, मिसबाह-उल-हक और जैक कैलिस जैसे बैट्समैनों को खरीदा। अब ये खिलाड़ी तो इन्होंने ऑक्शन में खरीदे थे, लेकिन इनके पास एक मौका था कि अंडर 19 के ड्राफ्ट से भी खिलाड़ी खरीद सकते थे। एंड ये खिलाड़ी ऑक्शन में नहीं खरीद रहे थे, डायरेक्ट अंडर 19 में जाके खरीद सकते थे और ऐसे में इनको खरीदने थे अंडर 19 के प्लेयर्स। उस समय अंडर 19 की टीम में काफी बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन एक नाम जो था, जो सबसे बड़ा नाम था, वो था विराट कोहली, क्योंकि वो अंडर 19 टीम के कैप्टन थे। वो रिसेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप में 235 रन बना के आ रहे थे। इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और वो सबसे बड़े स्टार प्लेयर लग रहे थे। पहले ऐसे में बेंगलोर ने बोला कि हम विराट कोहली को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उस समय आईपीएल स्टार्ट हुआ था और एक नया रूल आया था, और वो रूल ये था कि होम फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर को खरीद सकती है सबसे पहले, मतलब कि दिल्ली की टीम खरीद सकती है विराट कोहली को, क्योंकि विराट कोहली दिल्ली से खेलते हैं रणजी क्रिकेट के अंदर। दिल्ली के पास इतना अच्छा मौका तो था, लेकिन दिल्ली ने विराट कोहली को ना लेके प्रदीप सांगवान को लिया बॉलिंग मजबूत करने के लिए, और इस तरीके से आरसीबी के पास विराट कोहली आ गए और आरसीबी ने विराट कोहली को 12 लाख रुपए में खरीद लिया। अब आरसीबी में 2008 के अंदर ही बहुत कमाल के बैट्समैन आ गए थे, क्योंकि उस समय दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में अगर बेस्ट हिटर में आप नाम देखते तो मिसबाह-उल-हक का नाम आया करता था, जैक कैलिस का नाम आया करता था, वसीम जाफर, मार्क बाउंसर भी काफी बढ़िया खिलाड़ी थे और इन दोनों भी आरसीबी की टीम में थे। साथ में इन्होंने यंग में विराट कोहली को भी ले लिया था। इस तरीके से आरसीबी ने अच्छी टीम तो बना ली थी, लेकिन 2008 के अंदर आरसीबी 14 में से 4 मुकाबले जीत पाई और इन्होंने नंबर 7 में फिनिश किया। एंड जब आरसीबी ने नंबर 7 में फिनिश किया तो आरसीबी को पूरी टीम चेंज करना था, लेकिन 2009 में क्या हुआ, आरसीबी को समझ में आया कि यार हमें टीम चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बैट्समैन बहुत बढ़िया है। एक्चुअली में दिक्कत हमारे बॉलर्स में है, हमारे बॉलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2009 में इन्होंने बॉलर्स चेंज किए और बैटिंग लाइनअप इनकी लगभग सेम थी, बल्कि इन्होंने कुछ बैट्समैन और ऐड किए थे। जैसे न्यू बैट्समैनों के अंदर इन्होंने डाला मनीष पांडे को, रॉबिन उथप्पा को, साथ में ये कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी लाना चाहते थे, इसलिए केविन पीटरसन को भी लेके आए। एंड 2009 में टीम एक्चुअली में वर्क कर गई, क्योंकि आरसीबी ने नंबर 3 में फिनिश किया, ये प्लेऑफ में गए और बाद में फाइनल तक गए। 2009 में आरसीबी फाइनल में थी डेक्कन चार्जर्स के सामने, इनको 144 का टारगेट चेस करना था, लेकिन ये 6 रन से मुकाबला हार गए। अब जब कोई टीम फाइनल तक गई थी तो वो टीम अपने आप को चेंज क्यों करना चाहेगी, इसीलिए 2010 में अगेन आरसीबी वही टीम से खेलती है। इवन 2010 के अंदर ये कुछ नए खिलाड़ी लाते हैं, जैसे इन्होंने इयोन मॉर्गन को भी इस साल बैटिंग लाइनअप में रख लिया। साथ में इनकी टीम में 2008 से रॉस टेलर भी थे, ये भी लगातार परफॉर्म करते जा रहे थे और आरसीबी इनको निकाल ही नहीं रही थी। एंड ये टीम अगेन वर्क कर गई जब 2010 में अगेन आरसीबी प्लेऑफ में चली गई। 14 में से इन्होंने 7 मुकाबले जीते, प्लेऑफ में जगह बना लेते हैं, लेकिन ये एलिमिनेटर मुकाबला हार गए और ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाए और इस बार ये अगेन टाइटल नहीं जीत पाए। अब देखिए, आईपीएल को आए 3 साल हो गए थे, आरसीबी 2 बार प्लेऑफ में गई थी, एक बार ये फाइनल में गए थे, लेकिन ये फाइनल जीत नहीं पाए थे और इनके पास कोई टाइटल था नहीं। इसीलिए जब 2011 में मेगा ऑक्शन आया, जहां पे 4 खिलाड़ी रिटेन करने थे, तब आरसीबी ने सिर्फ एक खिलाड़ी रिटेन किया और उसका नाम था विराट कोहली। आरसीबी ने 2011 मेगा ऑक्शन के लिए सारे खिलाड़ी निकाल दिए, क्योंकि आरसीबी उस टीम से जीत ही नहीं पा रही थी टाइटल, और ऐसी टीम रख के आरसीबी करती क्या। इसीलिए इन्होंने 2011 ऑक्शन में सारे खिलाड़ी निकाले और पूरे नए खिलाड़ी लिए। और इन्होंने किन को लिया, देखिए, इन्होंने जो बैट्समैनों को लिया था 2011 आईपीएल के लिए, उसमें मयंक अग्रवाल थे, एबी डिविलियर्स थे, मोहम्मद कैफ थे, रायली रूसो थे, क्रिस गेल जैसे बड़े नाम थे। अब आरसीबी एक ऐसी टीम बन गई थी जिनके पास पूरे यंग खिलाड़ी थे और ऐसे खिलाड़ी थे जो उस टाइम पे तबाही मचा रहे थे। उस टाइम पे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स बहुत तबाही मचा रहे थे और सबको पता था कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे।
एंड यही वो सीजन था जहां पे आरसीबी की टीम में एवी डिविलियर्स, क्रिस गेल की एंट्री हो गई और ट्रियो बन गया क्रिस गेल, एवी डिविलियर्स और विराट कोहली का। इस सीजन आरसीबी ने एक बड़ा चेंज किया था, वो ये था कि डैनियल विटोरी को इन्होंने कैप्टन बनाया, जो कि ऑलराउंडर थे इस टीम के। और ये डिसीजन इतना सही साबित हुआ कि पहली बार 2011 में आरसीबी ने एक तरफा डोमिनेट किया। 2011 वो ईयर था जब आरसीबी ने 19 पॉइंट हासिल किए थे, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 में थे और ये डायरेक्ट फाइनल में गए थे। इवन 2011 में सबको लग रहा था कि आरसीबी फाइनल जीत जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा आरसीबी डोमिनेटिंग कभी नहीं बनी थी। बट 2011 में भी आरसीबी फाइनल जीत नहीं पाती है, यहाँ पे भी ये फाइनल हार जाते हैं सीएसके से। अब ये फाइनल भले ही हार गए थे, लेकिन आरसीबी की जो स्क्वाड थी परफेक्ट स्क्वाड थी एंड आरसीबी के मैनेजमेंट को पता था कि इनको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसलिए 2011 के बाद 2012 में अगेन वो टीम कंटिन्यू करती है। अब देखिए 2012 में आरसीबी जब वही टीम के साथ आती है 2011 वाली, तो इस साल इनका ये फॉर्मूला काम नहीं करता। पहले आरसीबी कुछ मुकाबले जीतती तो है, लेकिन बाद में मैचेस हार जाते हैं और ये लास्ट में पूरे टूर्नामेंट की नंबर 5 में फिनिश करते हैं और 2012 के अंदर ये प्लेऑफ में भी नहीं जा पाते। इसीलिए अब टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। इनको समझ में आता है कि यार ऐसे तो हम नहीं जीत पाएंगे, बाहर के कप्तान बना के या फिर ऐसे ओल्ड एज कैप्टन बना के हम नहीं जीत सकते। इसीलिए 2013 में एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं और इन्होंने कैप्टन बनाया विराट कोहली को। 2013 वो समय था जब विराट कोहली हर जगह पीक में जा रहे थे, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे आईपीएल हो, इसलिए इन्होंने क्या किया कि 2013 के अंदर विराट को कैप्टन बनाया। साथ में इन्होंने वही टीम रखी, एवी डिविलियर्स इस टीम में थे, क्रिस गेल इस टीम में थे और ये टीम काफी बढ़िया बैटिंग टीम थी। एंड 2013 में क्या होता है कि आरसीबी एक तरफा डोमिनेट करती है। आरसीबी ऐसा खेलती है कि सब लोग शॉक रह जाते हैं। इस पर्टिकुलर ईयर में मतलब 2013 के अंदर आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन क्रिस गेल ने बनाए थे 708 और इसके बाद विराट कोहली ने बनाए थे, इन्होंने 634 रन बनाए थे और इसके बाद एवी डिविलियर्स ने 360 रन बनाए थे। अब कमाल बात ये थी कि पूरे आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप की लिस्ट में सेकंड नंबर में क्रिस गेल थे और थर्ड नंबर में विराट कोहली थे। मतलब ऑरेंज कैप के टॉप 5 में 2 तो आरसीबी की टीम के खिलाड़ी थे और ये वही साल था जब आरसीबी ने एक ऐसा मैच खेला था जो रिकॉर्ड बना दिया था। देखिए 13 अप्रैल का दिन था, आरसीबी पुणे वॉरियर्स का मैच हो रहा था और पहले बैटिंग आरसीबी की आती है। आरसीबी की तरफ से बैटिंग करने आते हैं यहाँ पे गेल के साथ तिलक रत्ने दिलशान और तिलक रत्ने दिलशान ने यहाँ पे 36 बॉल में 33 रन बनाए। इन्होंने इतनी धीमी पारी खेली कि इनका 100 का स्ट्राइक रेट भी नहीं था। इसके बाद भी आरसीबी ने इस मुकाबले में 263 रन बनाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिस गेल ने 66 बॉल में 175 रन बनाए थे, सबसे तेज सेंचुरी मारी थी आईपीएल इतिहास की और ये आज तक की सबसे तेज सेंचुरी है। इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। इवन 263 का रिकॉर्ड भी 10 साल बाद जाके टूटा जब 2024 में आके एसआरएच ने 277 287 रन मारे, वरना आरसीबी का ये रिकॉर्ड कभी टूट ही नहीं पा रहा था और ये वो ईयर था जब आरसीबी ने रिकॉर्ड बनाए थे। इस साल विराट कोहली और क्रिस गेल ने बहुत कमाल बैटिंग कर दी थी और यहाँ से सबको क्लियर हो गया था कि आने वाले टाइम में एवी डिविलियर्स, विराट कोहली, क्रिस गेल इस टीम में लगातार खेलने वाले हैं। हालांकि इस साल आरसीबी अगेन प्लेऑफ में नहीं जा पाई, लेकिन इस साल इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए उससे आरसीबी का एकदम स्टेटस ऊपर चला गया। अब आरसीबी सबकी फेवरेट बन गई थी। एक तो विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई इंडिया में, उसके बाद आरसीबी इतना थ्रिलिंग बना चुकी थी आईपीएल को कि सारे फैन आरसीबी को सपोर्ट करने लग गए और आरसीबी की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा हो गई पूरी दुनिया में। 2013 के बाद जब 2014 आया तो आरसीबी ने अपने बाकी बैट्समैन छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने लगातार रिटेन किया क्रिस गेल को, विराट कोहली को, एवी डिविलियर्स को और 2014 में इन्होंने नए बैट्समैन भी जोड़े जिसमें पार्थिव पटेल थे, जिसमें युवराज सिंह थे। लेकिन होता क्या है कि 2014 वो ईयर था जब आरसीबी पूरी क्रैश हो गई। कोई खिलाड़ी मतलब इनके बड़े बड़े बैट्समैन मिलाकर भी 400 रन नहीं बना पा रहे थे, किसी खिलाड़ी ने 400 का आंकड़ा नहीं छुआ था। एवी डिविलियर्स, विराट कोहली, क्रिस गेल, युवराज सिंह, किसी खिलाड़ी ने जब 400 बनाए ही नहीं तो टीम कैसे ऊपर जाती। इसलिए 2014 में भी आरसीबी फ्लॉप रही। बाद में 2015 के अंदर अगेन आरसीबी बहुत अच्छी बैटिंग के साथ आती है, प्लेऑफ में जाते हैं, लेकिन अगेन ये टाइटल नहीं जीत पाए और इसके बाद आया 2016 जिस साल आरसीबी ने इतिहास पे इतिहास रचे। 2016 वो ईयर था जब पहली बार किसी टीम के 2 खिलाड़ियों ने मिलकर 1500 से ज्यादा रन बना दिए थे। आरसीबी ने इस साल ऐसे इतिहास रचे थे जो आज तक कोई सोच भी नहीं सकता है। विराट कोहली ने 973 रन बना दिए थे, इनके साथ जो एवी डिविलियर्स थे इन्होंने 687 रन बना डाले थे। ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 1 में विराट कोहली थे, नंबर 3 में थे एवी डिविलियर्स। एंड कमाल बात यह थी कि 2016 के अंदर आरसीबी के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप थी कि दुनिया की आप कोई भी टीम बनाते उनकी बैटिंग आरसीबी से कमजोर ही होती। इसका कारण क्या था कि आरसीबी की टीम में इस साल बैट्समैनों की लिस्ट में सबसे पहले विराट कोहली थे, उसके बाद क्रिस गेल, उसके बाद एवी डिविलियर्स, उसके बाद शेन वॉटसन, इसके बाद केएल राहुल।
मतलब आप सोचिए कि ऐसे बीस्ट, ऐसे यंग प्लेयर जो किसी टीम के पास कभी हो ही नहीं सकते। और यहाँ देखने को भी मिला जब 2016 में आरसीबी ने नंबर 2 में फिनिश किया, आरसीबी फाइनल तक गई। हालांकि 2016 में भी आरसीबी फाइनल हार गई, लेकिन इस साल आरसीबी ने बैटिंग से एक तरफा डोमिनेट किया था। इवन फाइनल में भी ये 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के विकेट के 114 रन बना चुके थे। 209 का टारगेट आरसीबी इजीली चेस कर सकती थी। फाइनल में वो तो चोक कर गए बाद के बैट्समैन, वरना आरसीबी फाइनल भी जीत जाती बहुत आसानी से। बट अनफॉर्चुनेटली 2016 में भी आरसीबी टाइटल जीत नहीं पाती है। लेकिन आरसीबी की टीम में एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली तो लगातार खेलते ही जा रहे थे। और 2017 तक तो इनकी टीम में ट्रेविस हेड वगैरह भी आ गए थे, लेकिन ये परफॉर्म नहीं करते हैं और यहाँ पे आरसीबी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखिए दिक्कत क्या थी कि आरसीबी की टीम में उस समय जो बैट्समैन थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे जब तक वो आरसीबी में थे। जैसे ही वो दूसरी टीम में जाते वो बहुत अच्छा खेलने लगते। जैसे उस समय दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन शेन वॉटसन थे, लेकिन 2016 में शेन वॉटसन लास्ट ओवर में 25 रन खा गए। बाद में बैटिंग से भी रन बना नहीं पाते और इन्हीं के कारण आरसीबी मैच हार गई थी जब बैन कटिंग ने इनको 25 रन मारे थे लास्ट ओवर में और एसआरएच 200 के पार पहुंच गई थी। एंड यही शेन वॉटसन 2018 में आते हैं सीएसके में और सीएसके की तरफ से फाइनल में शेन वॉटसन ने अकेले दम पे सीएसके को टाइटल जिता दिया। तो ये आरसीबी के साथ हमेशा से हुआ है। जैसे ट्रेविस हेड भी आरसीबी में ही थे 2017 के अंदर, वहां पे बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अभी आप ट्रेविस हेड को देख लो कि एसआरएच में आके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो आरसीबी की टीम में बेस्ट बैट्समैन हमेशा से रहे हैं, लेकिन आरसीबी की टीम में परफॉर्म सिर्फ एबी डी ने, क्रिस गेल ने और विराट कोहली नहीं किया है। बाकी बैट्समैन यहाँ आए और फ्लॉप होते गए। केएल राहुल तक आरसीबी में आए, ज्यादा रन नहीं बना पाए। आरसीबी ने इनको छोड़ा और बाद में पंजाब में जाके बहुत रन बनाते हैं। अब देखिए 2012 में जो 3 भाइयों की जोड़ी बनी थी, गेल की, विराट कोहली की, एबीडी की, जाके 2017 में टूटती है जब क्रिस गेल को आरसीबी छोड़ देती है। एक्चुअली में 2017 में क्रिस गेल की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और इसके पहले 2016 में भी ये रन बना नहीं पाए थे, इसीलिए आरसीबी ने 2018 आईपीएल ऑक्शन में इनको निकाल दिया और यहाँ से पंजाब की टीम में चले गए। लेकिन जब ये पंजाब की टीम में गए, जब क्रिस गेल ने आरसीबी की तरफ से ऐसे रिकॉर्ड बनाए थे जो आज तक नहीं टूटे और ना कभी टूट पाएंगे। क्रिस गेल ने पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा 6 मारने का रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 2012 में 59 6 मारे थे जो आज तक एक सीजन में कोई नहीं मार पाया। क्रिस गेल ने सबसे तेज सेंचुरी मारी थी आरसीबी की तरफ से जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है इस रिकॉर्ड को। क्रिस गेल ने सबसे बड़ा स्कोर 175 बनाया था आरसीबी की तरफ से और इस रिकॉर्ड को भी आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इसीलिए आज तक क्रिस गेल भले ही पंजाब में गए, भले ही दूसरी टीम में गए, लेकिन ये आरसीबी के माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सारे रिकॉर्ड आरसीबी की टीम में बनाए। साथ में जब क्रिस गेल इस टीम का हिस्सा थे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे विराट कोहली ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए और एबीडी ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। इवन एबीडी और विराट कोहली ने मिलकर 229 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी की थी इसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। और ये तीनों भाई तबाही माने जाते थे। इन तीनों भाइयों ने सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा चौके, सबसे ज्यादा छक्के मारे थे। बाद में 2021 के अंदर एबीडी भी रिटायर हो जाते हैं, आईपीएल खेलना बंद कर देते हैं और क्रिस गेल भी अभी आईपीएल से चले गए हैं। लेकिन आईपीएल के आप सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर अगर आप देखने जाएंगे तो उसमें एबीडी का नाम आएगा, क्रिस गेल का नाम आएगा और ये दोनों आरसीबी की टीम में थे। इसीलिए आरसीबी बैटिंग डोमिनेटिंग टीम बनी हमेशा से और ये बैट्समैन लेके आए। बट ऐसा क्यों हुआ कि आरसीबी ने हमेशा बेस्ट बैट्समैनों को लिया, बाकी टीम ऐसा नहीं कर पाई, जबकि पैसे तो सब टीमों के पास बराबर होते हैं। तो देखिए आरसीबी के 7 मैच बेंगलोर में होते हैं और बेंगलोर की पिच पूरी बैटिंग को सपोर्ट करती है और आरसीबी इसलिए हमेशा से बैट्समैन को ही बाय करती है क्योंकि इनको अपने मेजर मैच बेंगलोर में खेलने और वो इनको जीतने हैं। जैसे सीएसके हमेशा स्पिनर को लेके आती है और ये बेस्ट स्पिनर लेते हैं क्योंकि इनको चेपॉक के अंदर पूरे मैच खेलने और वहां पे मैच जीतने हैं। सेम चीज आरसीबी करना चाहती थी, इसलिए आरसीबी ने हमेशा से बैट्समैनों को खरीदा जब भी ऑक्शन के अंदर गए। अभी भी आप देखेंगे तो आरसीबी ने सॉल्ट को लिया है जो कमाल की बैटिंग करते हैं, साथ में इन्होंने टिम डेविड जैसे बैट्समैनों को खरीदा है जो सपाट पिच में रन मारते हैं। तो आरसीबी अभी तक बैट्समैनों की टीम है। बीच में इन्होंने रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक को लिया जो सबसे बड़े एसेट बने आरसीबी के लिए। अभी रजत टीम के कप्तान है और दिनेश कार्तिक कोच बन गए हैं और ये दोनों अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया हैं। वैसे अभी भी आरसीबी के पास अच्छे बैट्समैन है, लेकिन अभी ये काफी बैलेंस टीम बन गई है। पर एक समय ऐसा था जब आरसीबी के पास ऐसे बैट्समैन थे कि बाकी टीम इनसे कांपती थी, वरना आरसीबी के पास तो एक समय ऐसे बैट्समैन थे जो रिकॉर्ड भी खत्म करते थे और बॉलर्स के करियर भी। अभी आपको क्या लगता है आरसीबी को छोड़ के कौन सी ऐसी टीम है जिसके पास बहुत अच्छे बैट्समैन हुए? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एमआई कैसे बॉलिंग फैक्ट्री बनी उसकी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।